झारखंड में चुनावी गहमा गहमी अब तेज हो गई है। देश भर से स्टार प्रचारक अब झारखंड की धरती में आने लगे हैं अपने अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए। ऐसे में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एक सीट है चतरा, जिस पर आमने सामने की फिलहाल फाइट नजर आ रही है। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं झारखंड में जहां पर बागी भी खड़े हुए हैं और चतरा में भी एक बागी है, लेकिन ये बागी बीजेपी के हैं। तो ये बागी किसका नुकसान किसका फायदा कराएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ जो मुकाबला नजर आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच में नजर आ रहा है। के एन त्रिपाठी कांग्रेस से यहां ताल ठोक रहे हैं, वहीं चतरा से बीजेपी के कालीचरण सिंह यहां चुनावी मैदान में है। अब ये मुकाबला और यहां का समीकरण किसके फेवर में जाता नजर आ रहा है, कितना दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है, इस सीट के एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, चतरा सीट जिस के लिए बहुत वक्त लगा प्रत्याशी ढूंढने में इंडिया गठबंधन को, सीटों के बंटवारा करने में कि पलामू या चतरा कौन कांग्रेस के खाते में जाएगी, अब यहाँ पर किस तरह की फाइट दिख रही है? देखिए, फाइट तो ऐसे आमने सामने की दिख रही है जिसमें बीजेपी के कालीचरण सिंह हैं और सामने कांग्रेस के एन त्रिपाठी हैं। लेकिन इसमें कुछ और एंगल बनने की जो गुंजाइश है वो बनती है और इसके लिए प्रयास किया भी जा रहा है। जैसा आपने कहा कि झारखंड में कुछ लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें कि लोहरदगा से चमरा लिंडा हैं, लोबिन हेम्ब्रम राजमहल से हैं। ये दो प्रमुख हम नाम लेते हैं जो कि इंडिया गठबंधन से हैं। तो चतरा वो सीट है जहां पर बीजेपी को अपने बागी का सामना करना पड़ सकता है और खबर यह है कि जो जयप्रकाश भोक्ता हैं वो यहां से नॉमिनेशन कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जयप्रकाश भोक्ता 2 बार के विधायक हैं, एमएलए हैं, एक बार सिमरिया से और एक बार चतरा से। एक बार जेवीएम के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था और फिर एक बार जो है उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। और ये जो बीजेपी है उसके लिए चिंता का सबब जरूर है और मुझे लगता है कि इसीलिए जो खबरें आ रही है कि बीजेपी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि वो नामांकन न करें। लेकिन क्या फैसला आता है ये देखना होगा, क्योंकि जयप्रकाश सिंह भोक्ता जो हैं उन्होंने ये इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दी है कि देखिए वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि बीजेपी उन्हें टिकट दे, लेकिन बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला और यही वजह है कि वो निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी में है। अब वो कितना असर डालते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक और दिलचस्प बात है कि आमतौर पर जब हम सीटों की बात करते हैं तो फिर हम जो है कास्ट कैलकुलेशन देखते हैं। तो आप अगर देखिए चतरा की बात करें तो मुस्लिम जो है वो लगभग 11% हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं वो 28% के आसपास हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो 22% के आसपास हैं, जो सी वोटर्स हैं वो आपको 11% के आसपास हैं, राजपूत वोटर्स, और इसके अलावा यादव जो हैं वो 9% हैं और क्रिश्चियंस 3% के आसपास हैं। लेकिन जब आप कैंडिडेट देखते हैं दोनों प्रमुख पार्टियों के तो आपको लगता है कि चूंकि राजपूत वोटर्स की संख्या अच्छी है तो उससे कैंडिडेट होगा, नहीं है। फिर आपको लगता है यादव मतदाताओं की संख्या अच्छी है, उससे कैंडिडेट देंगे दोनों राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन वो भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि चतरा में कास्ट कॉम्बिनेशन शायद उतना प्रभावी जो है। 2 बार से यहाँ पर राजपूत कैंडिडेट ही जीतते रहे। जी हाँ, उसमें तो आपको कास्ट कॉम्बिनेशन दिखता था, लेकिन इस बार जो है वो कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस बार राजपूत प्रत्याशी का जो टिकट है वो कट गया है सुनील सिंह का। तो एक चीज ये देखने में आया है, और अगर आप चतरा के इतिहास को देखें तो आप देखती हैं कि यहाँ पर जिनका बहुत मत प्रतिशत या आप कह लीजिए कि जिन जातियों की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, उसके भी उम्मीदवार जीते हैं। देखिए धीरेन्द्र अग्रवाल जो है यहाँ से 3 बार सांसद बने हैं, जबकि अग्रवाल कम्युनिटी का वोट यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। इंदर सिंह नामधारी जो हैं वो यहाँ से जो है उस वक्त वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो यहाँ से चुनाव लड़कर जीत गए हैं। मतलब आप समझिए सिख वोटर्स जो हैं वो 0.06% के आसपास हैं, लेकिन वो चुनाव जीत गए। इसका मतलब यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो काम करते हैं। और इसीलिए जब अभी आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जब आए थे, तो जब उन्होंने सभा को संबोधित किया तो उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे उठाए।
आतंकवाद से जुड़े मुद्दे उठाए और राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और ये भी कहा कि श्री रामचंद्र आ गए, अब जो है वो श्री कृष्ण की बारी है। तो वहां पर वो यादव वोटर्स की तरफ मुखातिब जरूर थे और बहुत कैलकुलेटिव वे में मोहन यादव को चतरा बुलाया गया था। पिछली बार जो है आप देखिए कि कांग्रेस और आरजेडी से यादव प्रत्याशी थे, तो इस बार वो यादव प्रत्याशी का वोट किसे जाएगा, तो उसे कंसोलिडेट करने के लिए मोहन यादव को चतरा में उतारा गया था और वो चतरा गए थे। तो इस तरह से तैयारी हो रही है, लेकिन अंततः यहां जो मुकाबला होगा, चूंकि देखिए एक जो यहां पर सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है वो ये बना है कि स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा, और भाजपा इसे अब जोर शोर से उठा भी रही है और वो कालीचरण सिंह का सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो है इस चुनाव में बन गया है कि वो स्थानीय हैं। क्योंकि केबीसी में ये सवाल आ चुका था कि कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां स्थानीय सांसद नहीं बनते हैं, तो अब कालीचरण सिंह लोगों के बीच जाकर ये कहते हैं कि देखिए मैं स्थानीय हूं, और लोगों में इसकी एक अपील भी हो सकती है एक स्थानीय प्रत्याशी होने की वजह से। दूसरी तरफ के.एन. त्रिपाठी हैं, वो मंजे हुए राजनेता हैं, एयरफोर्स से यहाँ आए हैं राजनीति के फील्ड में, पहले एयरफोर्स में थे, उसके बाद जो है उन्होंने पलामू में जो डाल्टनगंज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है वहां से चुनाव लड़ा, वहां पर वो चुनाव हारे लेकिन फिर जीते भी 2009 में, और फिर जो है वो मंत्री भी बने झारखंड सरकार में। तो वरिष्ठ नेता है और उनकी अपनी एक समझ है, उनकी अपनी एक सोच है, और इसीलिए जो है कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया, और वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो मुकाबला एक रोचक होगा, लेकिन अब ये देखना है कि जो यहां पर जयप्रकाश सिंह भोक्ता हैं वो सिमरिया में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सिमरिया वो आपको विधानसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी को अच्छी लीड मिलती है। पिछली बार 1 लाख वोटों की लीड जो है वो सिमरिया से बीजेपी को मिली थी, और वहां पर जो है अगर आप देखें तो अभी भी बीजेपी के ही विधायक हैं किशन कुमार दास, तो वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। तो अब क्या वहां से जयप्रकाश सिंह भोक्ता डेंट मार सकते हैं, चतरा से कितने वोटों का डेंट मार सकते हैं, तो वो अगर नुकसान करते हैं तो बीजेपी के वोटों का नुकसान होगा। लेकिन एक चीज थी कि बीजेपी को पिछली बार जो है 57% मत जो है वो यहां पर मिले थे, तो उससे कितना कम जो है एंटी इनकम्बेंसी जो बनता है। देखिए प्रत्याशी का एंटी इनकम्बेंसी तो दूर कर लिया बीजेपी ने, उसमें हाँ जी हाँ, उसमें स्थानीयता का एक ऐड ऑन कर लिया। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है कि 10 सालों की सरकार है, उसका कितना असर पड़ता है ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये भी बात है कि आगे चलकर फिर जो एक मोदी फैक्टर है वो काउंट करता है, तो बीजेपी आपको मजबूत दिखता है। लेकिन के.एन. त्रिपाठी कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? देखिए वो मुकाबले में नजर आ रहे हैं, चूंकि जो बीजेपी विरोधी मत होते हैं और खास करके जो एंटी नरेंद्र मोदी मत होते हैं उनको एक ठिकाना चाहिए होता है, तो वो जाएं कहां। यहां पर आरजेडी का कैंडिडेट है नहीं, तो आरजेडी का जब कैंडिडेट नहीं है तो अब यादव वोटर्स के सामने भी एक समस्या है कि वो किसे वोट करें। लेकिन वो कांग्रेस में जाए तब तो वो कांग्रेस में जाना चाहेंगे, क्योंकि इसी वजह से तो मोहन यादव को उतारा गया चतरा में। अब क्या तेजस्वी यादव की सभा लगाई जा सकती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए काउंटर करने की प्लानिंग क्या है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, और चुनाव में जो ये प्रचार के जो दिन होते हैं 15-20 दिन वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर दिन जो है बाजी पलटती है, तो क्या यहां पर के.एन. त्रिपाठी बाजी पलट देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आप फिलहाल देखती हैं इस तरह से, देखिए जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां पर आप देखें तो बीजेपी आजसू और जेडीयू को जोड़े तो 43% वोट था, और आरजेडी जेएमएम और कांग्रेस को जोड़ दें तो 36% वोट था। तो यहां पर कॉम्परेटिवली आपको एक क्लोज फाइट दिखती है। लेकिन ये याद रखना होगा वो विधानसभा का चुनाव था और ये लोकसभा का चुनाव है जिसमें मोदी फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है क्या वो वाकई में है, या जैसा कि मोदी कहते हैं कि नहीं वो सरकार होने का अपना फायदा होता है, वो वोट और जुड़ेगा, जैसा कि 2014 के बाद 19 में और जुड़ गया था। तो
कौन सही होते ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन चतरा में एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। तो चलिए, झारखंड की उन 14 लोकसभा सीटों में चतरा एक महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या यहाँ जातीय समीकरण काम करेगा? क्योंकि चतरा का जो इतिहास रहा है वहां पर जातीय समीकरण काम नहीं करता है और नेशनल मुद्दों को इसलिए उठाने की कोशिश हुई है और बीजेपी की तरफ से तमाम स्टार प्रचारक भी पहुंच रहे हैं। अब केंद्र त्रिपाठी किस तरह यहाँ पर वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे? क्या इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ यहाँ पर केंद्र त्रिपाठी के लिए मैदान में उतरता हुआ नजर आएगा? उसके बाद ही जब पिटारा खुलेगा ईवीएम का, तब पता चलेगा जनता किसके पक्ष में वोट डालने के लिए निकली अपने घरों से और कौन यहाँ का सरताज होता है। स्थानीयता का मुद्दा भी यहाँ पर काफी हावी होगा कि कौन स्थानीय प्रतिनिधि है और इसे लेकर केंद्र त्रिपाठी कई बार सफाई भी दे चुके हैं कि वो लोकल हैं और यहाँ के हैं। बहरहाल इस तरह की तमाम खबरें आपको वो न्यूज बाइस्कोप में मिलती रहेंगी। अपडेट के लिए देखते रहिए हमें। फिलहाल इतना ही। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।